नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। भारतीय काव्य शास्त्र में हम जो है अलंकार सिद्धांत पढ़ चुके हैं और उससे पहले रीति सिद्धांत, काफ़ी सिद्धांतों पे बातचीत हो चुकी है, पढ़ा चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है ध्वनि सिद्धांत है। ठीक है, एक नए अंदाज में, नए मोड में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हम बता दें आपको कि क्या क्या मेरी क्लासेस चल रही हैं। इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट, एकदम टारगेट कर रखा हूँ 2025 जून में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, यूनिट 2 यानी हिंदी साहित्य का इतिहास बराबर चल रहा है। हम जो छायावाद खत्म कर चुके हैं, प्रगतिवाद पे पहुंचने वाले हैं। प्रगतिवाद अगली क्लास होगी। ठीक है, यूनिट 3 यानी भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत आ चुके हैं, वक्रोक्ति और एक ही सिद्धांत बचा है, शायद वक्रोक्ति सिद्धांत बचा है। ठीक है, और थोड़ा काव्य दोष बचे हैं। इसके बाद हमारे आते हैं 5 यूनिट यानी कविता पे। हम धूमिल की कविताएं सारी पढ़ा चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देखें। ठीक है, और बता देता हूँ धूमिल और क्या नाम है, कहानी शुरुआत कर चुका हूँ, यानी कि यूनिट 7 भी चल रही है। यूनिट 8 यानी 9, यूनिट 8 यानी क्या नाम है, नाटक भी, और निबंध तो हम पढ़ा ही चुके हैं आपको, संपूर्ण निबंध। ठीक है, इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, एक बार मेरे नोट्सों पे नज़र मार लें। ठीक है, इस प्रकार से नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से व्याख्यायित करके मैं पढ़ाऊँगा इनको। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो नोट्स, ठीक है, अच्छे लेवल में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं फिर बार बार यही आप लोगों से कहता हूँ कि आपको मेरे नोट्सों के अलावा भगीरथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपके सिलेबस में है मैं भगीरथ से उठा लेता हूँ। ठीक है, वहाँ से तो कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नोट्स पढ़ें और बेहतरीन तरीके से पढ़ें। 2 से 3 से 4-5 बार, जितनी बार पढ़ पाएँ पढ़ें। ठीक है, यहीं से फंस जाएगा। ज़्यादा किताबें पढ़ने से ज़रूरी नहीं है, जितना पढ़ो उतना कंटेस्ट करते चलो। ठीक है, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो भैया ये नंबर मेरा रहा 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे, सर मुझे नोट्स चाहिए, तो आपको 299, ज़्यादा नहीं फीस है भाई, 299 इस नंबर पे करने होंगे, गूगल पेटीएम। ठीक है, गूगल पे करना, पहले व्हाट्सअप पे मैसेज करना, फिर बताऊँगा। ठीक है, फिर आपको ये नोट्स भेज दिए जाएंगे। आपको नोट्स खरीदने की, वो क्या नाम है, किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। तो हम पढ़ते हैं ध्वनि संप्रदाय। देखो, रीत और वक्रोक्ति सिद्धांतों की भाग ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा है। जैसे रीत सिद्धांत वामन का हुआ, ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का हुआ, उसी प्रकार ध्वनि सिद्धांत जो आनंदवर्धन का है, उन्होंने इस काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, इनके अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है। किसके अनुसार? आनंदवर्धन के अनुसार। ध्वन्यालोककार यानी ध्वन्यालोक इनकी रचना है, याद रखना। आनंदवर्धन की रचना कौन है? ध्वन्यालोककार। कार मतलब करने वाले, रचना करने वाले। आनंदवर्धन आचार्य ने कहा है कि काव्यास्यात्मा ध्वनि रीत। याद रखना, काव्य की आत्मा ही ध्वनि है। बस ये शब्द को आपको याद रखना है, बाकी आप सिर्फ ट्रिक के माध्यम से पढ़ें। ठीक है, पूरी याद तो हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये किसका कथन है? किसका है? आनंदवर्धन का। कहा है कि जिस प्रकार शब्द से अलग अलग वर्णों के उच्चारण से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी प्रकार अभिधा या लक्षणा के द्वारा भी संपूर्ण अर्थ और विशेष रूप से मार्मिक अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। या मार्मिक अर्थ व्यंजना के द्वारा प्राप्त होता है। अभिधा और लक्षणा के उपरांत व्यंजना से ध्वनित होने वाला चमत्कारिक अर्थ ही ध्वनि है। ये बात देखो, समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यानी जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के जो अर्थ, जो चमत्कार निकलते हैं, वही ध्वनि है। मैं आपको बताऊंगा कि ध्वनि होती क्या है। एक मूल बात ध्वनि समझ लो यहीं पे, हम अगर समझाना चाहें। जैसे आप बोलते हो क्या, कोई एक मन में गाना गाते हो, बोला कंठ। ठीक है, कंठ बोला। ठीक है, या बोल दिए, कुछ बोल देते हो, कंठ ही बोल लो, चलो। जैसे बोलते हो कंठ, तो जब कंठ बोलते हो तो का पहले बोलते हो, ठा बाद में बोलते हो। तो कहीं ना कहीं जब इसको मन में एनालिसाइज करो कि जब कंठ बोल रहे हो, तो जब ठा पे हमारी वो बात पहुंचने वाली होती हो, तो जो का वाली ध्वनि है वो बनी रहती है थोड़ी देर के लिए, वही ध्वनि है कंठ। यानी का के जाते वक्त ठा का उच्चारण होना, यही ध्वनि है। ठीक है, तो यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ध्वनि ध्वन्यालोककार ने अनुरण के रूप में मानी है। जिस प्रकार घंटे पर आघात करने से पहले टंकार, देखो वही बात, घंटे सब पर आघात करो, घंटे। ठीक है, आघात करने से पहले टंकार और फिर मधुर झंकार, एक के बाद एक
अधिक मधुर निकलती है, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होती है। इस प्रकार ध्वनित होने वाला व्यंग्यार्थ जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ ध्वनि मानी गई है। आनंदवर्धन ने लिखा है, क्या लिखा है कि यत्रार्थ शब्दो वह तर्मर्थ परसजिनी कृत स्वार्थ। ठीक है, व्यक्तः काव्य विशेषः सह ध्वनि रीत सुरभि कथिता। ठीक है, कि ध्वनि काव्य वह विशिष्ट प्रकार का काव्य है जिसमें शब्द और अर्थ अपने स्वरूप को छिपाए हुए उस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं जो काव्य का परम रहस्य है। अतः यह विशिष्ट प्रकार का उत्तम काव्य है। ठीक, इसी के यहाँ आचार्य मम्मट ने स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है आचार्य मम्मट ने कि इद मुत ममतिस्यानी व्यंगे वाच्याद्य ध्वनि। ठीक है, कथिता। याद रखना, ये मम्मट की पंक्तियां हैं। थोड़ा देखो संस्कृत की लाइनें हैं, थोड़ा आपको याद रखना है, कुछ ट्रिक व्रिक बना लो। जैसे यहाँ पे लिखा है शब्द साइन, साइन यानी मम्मट, साइन शब्द किसने दिया है? मम्मट ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्य ही विद्वानों के द्वारा ध्वनि कही गई है। साहित्य दर्पणकार भी इसी का मत देते हैं। साहित्य दर्पणकार, ठीक है, जो रचनाकार हैं उनका, उन्होंने क्या कहा है? ये साहित्य दर्पणकार के रचनाकार की पंक्ति है कि वाच्या सत्यसायनी व्यंग्य ध्वनिस्तो काव्य मुत्तम। हालांकि घुमा फिरा के वही बात है। इस प्रकार वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार व्यंग्यार्थ ध्वनि काव्य है। ठीक है, ज़्यादा सोच रहे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट वहाँ पे मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, ये आपको एक बेस में लेके चल रहा हूँ। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है भैया? आप लोग जानते हैं, आचार्य आनंदवर्धन है। कौन है? आनंदवर्धन माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित ध्वनिर आत्मा काव्यस्य का समर्थन परवर्ती आचार्य कौन कौन? अभिनव गुप्त, मम्मट, जगन्नाथ ने भी किया। इस बात को आपको याद रखना है कि ध्वनि जो आत्मा, ध्वनि को आत्मा माना, काव्य की आत्मा कौन कौन मानते हैं? अभिनव गुप्त मानते हैं, मम्मट और जगन्नाथ, सब लोगों ने ध्वनि की आत्मा को स्वीकार किया है। ठीक है, आनंदवर्धन का ध्वनि जो निरूपण, अब हम पढ़ेंगे आनंदवर्धन का जो ध्वनि निरूपण क्या है। इनका कहना है कि भैया सुनो, वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौड़ बनाकर अपने से अलग एवं अधिकतर चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। वाणी में जो वाच्यार्थ होता है, जो मुख्य अर्थ होता है, उसका वाचक शब्द जो बोल रहे हैं हम लोग, अपने अस्तित्व को गौड़ बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह अर्थ क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ, याद रखना, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ ध्वनि के संबंध को किसी सुदूर स्त्री के सुंदर अवयव और उनसे फूटते लावण्य तथा दीप शिखा एवं उससे निकलते प्रकाश के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है। शब्द से प्रतिपादित सामान्य अर्थ को वाच्यार्थ और विशिष्ट अर्थ को व्यंग्यार्थ माना गया। इस वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर के 8 आधार निम्नलिखित किए थे। देखो, अब आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, यानी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इसमें जो अंतर है उसके 8 आधार माने। कितने माने हैं? 8 माने हैं। कितने माने हैं? 8। याद रखना, एक है निमित्त कारण, नियम कारण, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, ठीक है, संख्या, विषय और स्वरूप। याद रखना कितने करण हैं? 8 करण हैं। कौन कौन हैं? याद रखना कि निमित्त, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय और स्वरूप। ठीक है, निमित्त, आश्रय, कार्य, काल, निमित्त, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय, स्वरूप। ठीक है, बोधा, संख्या, ऐसे बना लो, निमित्त, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय, स्वरूप। निमित्त, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय, स्वरूप। इसके 8 आधार माने गए हैं। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ, यानी अभिधा और व्यंजना में जो 8 अर्थ बताए हैं, उन्होंने अंतर बताया है। ठीक है, आनंदवर्धन ने, इंपॉर्टेंट भैया, आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को बोधा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जो वाच्य का अर्थ समझ जाए, कहने का अर्थ समझ जाए, बोलने का अर्थ समझ जाए, उसे बोधा कहा है। और जो व्यंग्य का अर्थ समझ जाए उसे सहृदय कहा गया है, कि मेरे पे क्या व्यंग्य किया गया है। काव्य में व्यंग्यार्थ यानी ध्वनि के होने को अनिवार्य घोषित किया है। इनके मतानुसार ध्वनि
के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता, वह लोक वार्ता या शास्त्र कथन ही होगा। ठीक है। अब कुछ बात इसमें समझने लायक है कि ध्वनि की इसी अनिवार्यता को आधार बनाकर काव्य के 3 भेद किए हैं। कितने? 3 भेद किए हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो। आनंदवर्धन, मम्मट और व्यंग्यार्थ का चमत्कार एक में समझना। आनंदवर्धन कहते हैं ध्वनि काव्य, तो मम्मट उसको कहते हैं उत्तम काव्य। ठीक। व्यंग्यार्थ का निकलता है वाच्यार्थ से अधिक। ठीक। आनंदवर्धन गुणीभूत जो है व्यंग्य काव्य के समान मानते हैं, तो इसको वो मध्यम काव्य मानते हैं, और ये वाच्यार्थ से थोड़ा कम होता है। इन्हीं को ये चित्र काव्य होता है, इन्होंने कहा मम्मट ने ये अवर काव्य होता है, यह प्रकट रूप में नहीं हो सकता। ये बात इन्होंने समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, बस इतना समझ लो। देखो, आनंदवर्धन के अनुसार इसमें तीनों में ही ध्वनि तत्व रहता है, किंतु प्रथम 2 में यह प्रकटता स्पष्ट होता है, अंतिम में प्रकट रूप में। ठीक है। चलो, आनंदवर्धन ने ध्वनि के विरोधियों के 3 भेद किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, सब इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ऐसे स्पीड में चल देता हूँ। जहाँ पे पूछने लायक है, जो पूछे जा चुके हैं, वहाँ पे तो आपको ठहरना जरूरत है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के विरोधियों के 3 भेद किए, याद रखना। ध्वनि के विरोधी कितने किए हैं? 3। देखो, एक किया है अभाववादी। अभाववादी देखो, अलंकार और रीत यानी गुण को महत्व देने वाले आचार, वो कौन कौन है? भामा, दंडी, उद्भट और वामन। याद रखना, इसके विरोधी कौन कौन है ध्वनि के? एक पहले है अभाववादी, जो जिसके अलंकार और रीत को मानते हैं, भामा, दंडी, उद्भट और वामन। और दूसरे हैं भुक्तिवादी, यानी वो व्यंजना शब्द शक्ति ध्वनित को ना मानकर लक्षणा भाक्त को महत्व देने वाले आचार। कौन कौन? मुकुल भट्ट आदि आचार। ठीक है। इन्हें लक्षणावादी एवं भक्त भी कहा जाता है। तीसरे हैं अनिवर्चनीयतावादी। अनिवर्चनीयतावादी क्या है भैया? इनका मानना है कि इसमें व्यंग्यार्थ या ध्वनि को अनिवर्चनीय, जिसकी व्याख्या ना हो सके, मानने वाले आचार हैं। इनका तर्क व्यंग्यार्थ वाणी का विषय नहीं, वह तो वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ के हृदय से संबंधित होने के कारण उसको व्यक्त करना संभव नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव इन तत्वों में किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुल भट्ट जो ध्वनि को मानते हैं वो लक्षणा के अंतर्गत बनते हैं। अभी हम बताएंगे सब शक्ति अभिधा और लक्षणा व्यंजना में अंतर का एक बहुत अच्छा अंतर बताऊंगा आपको। मुकुल भट्ट याद रखना लक्षणा में, और कुंतक ध्वनि मानते हैं व्यंजना में। महिम भट्ट किस पे मानते हैं? अनुमान में। अनुमान इनकी याद रखना, व्यक्ति विवेक जो ग्रंथ है उसमें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मुकुल भट्ट लक्षणा में, कुंतक व्यंजना में, और महिम भट्ट अनुमान में। मुकुल लक्षणा। अच्छा, एक बार बताओ आपको, लड़के या बच्चे कभी कभी मुक्का समझते क्या होता है? थप्पड़। मुक्का या थप्पड़ क्यों खाते हैं? क्योंकि कभी कभी जो उनके लक्षण ठीक नहीं रहते हैं, ठीक, कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे तभी मार खाएंगे। ठीक, याद रखना। मुकुल भट्ट किसे? लक्षणा में मानते हैं ध्वनि सिद्धांत को। कुंतक किसमें मानते हैं भैया? व्यंजना में। किसमें मानते हैं? व्यंजना में। ठीक है। महिम भट्ट किसमें मानते हैं? अनुमान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं प्रतिहार इंदुराज, ये ध्वनि को अलंकार के रूप में देखते हैं। धनंजय ये तात्पर्य शक्ति में देखते हैं। याद रखना, सब शक्ति का एक चौथा भाग जो है भेद मिलता है तात्पर्य शक्ति। ठीक है। भोजराज भी तात्पर्य शक्ति में मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ, याद रखना इनकी रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश। काव्यादर्श रचा दंडी ने, भामा ने काव्यालंकार। धनिक धनंजय का 10 रूपक, 4 प्रकाश में बटा है यार। जाना, आप अगर रचनाकार आपको याद नहीं होते हैं तो मेरी पहली क्लास देखना, जिसमें रचनाकार को मैंने गानों में सुनाया है आपको। ठीक है, वहाँ पे देखना। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के 5वें उल्लेख, याद रखना उल्लेख है इसमें, ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करते हुए उन्हें पुनः ध्वनि का महत्व प्रकट किया है। ठीक है। क्या है कि व्यंग्य रूप अर्थ ही अतिशय चमत्कारी हुआ करता है, और इसी आधार पर ध्वनि काव्य श्रेष्ठ काव्य है। इंपॉर्टेंट है, ये विश्वनाथ का कथन है। इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ का कथन क्या है कि भैया व्यंग्य रूप अर्थ ही अतिशय चमत्कारी हुआ करता है, यानी जो व्यंग्य रूप है, यानी जो व्यंग्य शब्द है, व्यंग्यार्थ है, वही सबसे ज़्यादा चमत्कारी शब्द है।
उसी को श्रेष्ठ माना है। कथन किसका है ये? विश्वनाथ का। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कुछ ध्वनि के भेद। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मट ने ध्वनि के 51 भेदों का विवेचन किया है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग खुद समझें। 51 भेदों का विवेचन किया है किसने? मम्मट ने। किसने किया है भैया? मम्मट ने। किसने किया है भैया? मम्मट ने किया है। ठीक है, किंतु मुख्यतः 3 ही भेद स्वीकार किए जाते हैं। देखो कौन कौन सा। एक है वस्तु ध्वनि। देखो 51 मम्मट ने माने हैं, पर मूलतः 3 ही हैं, याद रखना। वस्तु ध्वनि, यहाँ वस्तु शब्द बात का द्योतक है। एक बात से अन्य बात की व्यंजना हो जाना, यही वस्तु ध्वनि है। एक ही बात से अनेक बात। ये हम अभी सब शक्ति बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, चलो आगे। अलंकार ध्वनि। अलंकार ध्वनि व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होना, यानी जो व्यंग्य है उसकी जो अभिव्यक्ति एक अलंकार के रूप में हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? अलंकार ध्वनि। एक और टॉपिक माना है रस ध्वनि। तो वस्तु, अलंकार, रस ध्वनि, यही मुख्य 3 भेद माने गए हैं। व्यंग्यार्थ कोई अभिव्यक्ति का विभाववादी जो रस थे, भाव के संयोग रस पर निर्भर होना, रस ध्वनि है। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों से पूछी जा चुकी है कि रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहा जाता है। नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें अपनी तत्वत्वरता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीत लक्षित नहीं हो पाती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, देखो ये है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, रस ध्वनि को समझते हैं। और जो संलक्ष्य क्रम ध्वनि को याद रखना, देखो यहाँ पे जो संलक्ष्य क्रम ध्वनि है उसको यहाँ पे ये काट दो, वस्तु ध्वनि व अलंकार ध्वनि भी कहते हैं। याद रखना, संलक्ष्य क्रम ध्वनि को वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि भी कहते हैं। पूछा जा चुका है यहीं से प्रश्न। ठीक, आपको याद करना है। रस ध्वनि याद रखना इंपॉर्टेंट है। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ साथ कुल 8 काव्य तत्व शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 ऊपर थे, 8 नीचे हैं। देखो क्या कौन कौन से। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ साथ कुल 8 काव्य तत्व होते हैं। कौन कौन? एक होता है रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति। ठीक है, अब ऐसे नहीं याद कर सकते हो तो 2 रा हैं और बाकी 6 बचे वो बा हैं, यानी जो बा से हों, रा से हैं, वही रस ध्वनि के आदि तत्व हैं। तो रस, भाव, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भाव सबलता, भाव शांति, और रस और रसाभास, ये क्या है? 8 काव्य तत्व हैं। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना। ये इंपॉर्टेंट, देखो आनंदवर्धन जो थे वो रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा मानते हैं, याद रखना। जगन्नाथ ने जो इनकी रचना है रस गंगाधर में, रस की संलक्ष्य क्रमता का मौलिक विवेचन किया है। जगन्नाथ ने रस गंगाधर में रस की संलक्ष्य क्रमता का मौलिक विवेचन किया है। कैसा विवेचन किया भैया? मौलिक विवेचन किया है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि से तात्पर्य ऐसी ध्वनि से है जिसमें व्यंग्यार्थ से पहले वाच्यार्थ की प्रतीत होती है। रस गंगाधर ध्वनि संप्रदाय का की अंतिम परिपक्व रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कुछ हिंदी में ध्वनि विषयक मत हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। कहते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सामान्य रीत से एक ही अर्थ व्यंजक है, किंतु धुन जो है ध्यानपूर्वक देखने अथवा जो है धात के अर्थ का विचार करने में पृथक शब्द में पृथक पृथक अलग अलग शक्तियों का गर्भित रहना प्रकट होना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनकी रचना रसक रंजन में कहते हैं इस कथन को। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उसमें कि यदि व्यंजना किसी तथ्य की व्यंजना करती है तो यही कि व्यंजित भाव की श्रोता या दर्शक के द्वारा रस रूप में जो है अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना द्वारा उत्पन्न होता है। किसने कहा है भैया? रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा में। किसमें? रस मीमांसा में। इंपॉर्टेंट है। कहते हैं भैया कि ध्वनि सिद्धांत, इंपॉर्टेंट, ध्वनि सिद्धांत का आविर्भाव वास्तव में रस की व्याख्या के लिए किया गया है। आचार्य नंदलाल वाजपेयी कह रहे हैं उसे स्वयं कोई संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। ध्वनि मत के द्वारा रस सिद्धांत की जो पुनः प्रतिष्ठा हुई, उसे जो पूर्णतः तथा व्याप्ति मिली, उसी के कारण भारतीय मानस को उसने सर्वाधिक आकृष्ट किया। कथन किसका है भैया? ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इंपॉर्टेंट, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन इंपॉर्टेंट है भैया।
फिर देखो सुमित्रानंद पल्लव की भूमिका में कहते हैं कि भाषा संसार का नादमय चित्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्वनिमय रूप है, विश्व रूप के हृतत्री की झंकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। कथन किसका है भैया? सुमित्रानंदन पंत पल्लव की भूमिका में कहा है। ठीक है, ध्वनि के बारे में। अब देखो नगेंद्र भी कहेंगे, वो बगैर कुछ कहे मान ही नहीं सकते हैं। ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व को ही प्रतिष्ठित किया है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन। ठीक है, फिर देखो ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु होते हैं, इन्होंने कहा इतिहास का काम शुद्ध विधा से हो जाता है पर काव्य में लक्षणा व्यंजना अपेक्षित है। किसका कथन है ये? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ अति गंग और सोई उत्तम काव्य है वर्ण व्यंग्य प्रसंग है। प्रताप शाही की पंक्ति रीतकाल से। काव्य अपेक्षा अर्थ की व्यंग्य चमत करते हुए शब्द अर्थ में प्रकट जो ध्वनि कहित है सोए, ये भी प्रताप शाही की पंक्ति। फिर देखो कुलपति मिश्र क्या कहना है कि मिल विभाव अनुभाव और संचारी जो अनूप, व्यंग्य कियो थिर भाव जो सोई रसमुख भूप। किसकी? कुलपति, कलपति नहीं कुलपति। ठीक है, कुलपति मिश्र। फिर कहते हैं कि ध्वनि काव्य का संबंध वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ आदि से है, अतः ध्वनि के स्वरूप को समझने के लिए शब्द शक्ति का विश्लेषण यहाँ पर आवश्यक है। यानी अगर हमको ध्वनि सिद्धांत समझना है तो शब्द शक्ति तो आपको पढ़ना ही होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शब्द शक्ति। इसमें ज़्यादा आपको नहीं, बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश मुझे करना है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ध्वनि सिद्धांत आपको तो पढ़ना ही है। देखो शब्द शक्ति क्या है, आप समझ लो शब्द शक्ति है क्या। एक बढ़िया सी आपको बात समझ लेते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अगर हम पूछें कि अभिधा का जो शब्द होता है उसे हम वाचक कहते हैं, इसका अर्थ निकलता है वाच्यार्थ। लक्षणा, इसका शब्द होता है लक्षक और लक्षणा निकलता क्या है? लक्ष्यार्थ। व्यंजना का क्या होता है? अर्थ होता है, देखो व्यंजना का शब्द क्या होता है? व्यंजक, और इसका अर्थ क्या निकलता है? व्यंग्यार्थ। अब एक ही बात से समझना अभिधा क्या होती है। अभिधा यानी जो सामने दिख रहा है वो अभिधा है। जो कुछ आप सामने देख रहे हैं वो सब क्या है? अभिधा है। यानी जो सही रूप में है। जैसे 1 मिनट के लिए आपने देखा कि गाय चर रही है या गाय चल रही है या गाय घास खा रही है, तो वो कन्फर्म है। ठीक है, गाय घास खा रही है, उसमें कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा गाय चल रही है मतलब गाय चल रही है। ठीक है, उसमें कोई व्यंग नहीं। जो सामने दिख रहा है वो क्या है? अभिधा है। जो सही रूप में आपको दिख रहा है वो क्या है? अभिधा है। आप खाना बना रही हैं, अभिधा है। आप खाना खा रहे हैं, अभिधा है। ठीक है, ये अभिधा है। यही वाचक शब्द है। जो सामने दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, वो अभिधा है। लक्षणा क्या होता है? लक्षणा में क्या होता है? जहां पे अभिधा काम करना बंद करती है वहां से लक्षणा शुरू होती है। ठीक है, वहां पे लक्षणा शुरू होती है, उसी को लक्षक कहते हैं। जो अर्थ निकलता है लक्षार्थ निकलता है। जैसे 1 मिनट के लिए अभी हमने कहा कि गाय चल रही है। ठीक, तो ये हो गई अभिधा। अगर हमने कहा कि आप लोग जानते होंगे कि अब जब कभी शादी देखने जाओगे, ठीक है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो जब अपनी शादी देखने जाओगे तो उनकी माता पिता क्या कहेंगे कि जो मेरी बिटिया है ना वो गाय है, गाय। अब वहाँ पे उन्होंने क्या कहा आपसे? लक्षणा बताया। क्या कि लड़की कभी गाय हो सकती है? नहीं। यानी गाय के जो गुण होते हैं, संवेदनशीलता होती है, एकदम सरल स्वभाव की होती है। ठीक, वो गुण उस लड़की में है। यहाँ पे अभिधा बंद, लक्षणा शुरू होगी। इसको लक्षणा कहते हैं। यानी जब सामान्य अर्थ ना निकले, उसका अर्थ दूसरे रूप में बदल के सामने आए, उसको कहते हैं हम लोग लक्ष्य, जो है लक्षणा, लक्ष्य करके बताया गया। अभी जैसे एक और उदाहरण के रूप में लिया जाए, अब जैसे पत्थर शब्द है। ठीक है, आपके सामने पत्थर पड़ा है। हाँ बिल्कुल पत्थर पड़ा है, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल पत्थर, ये अभिधा है। मगर कह दिया कि तुम्हारा दिल तो पत्थर का है। एक बात बताओ,
क्या कभी किसी लड़के का दिल पत्थर का हो सकता है? कभी किसी लड़की का दिल पत्थर का हो सकता है? या कभी किसी व्यक्ति का दिल पत्थर का हो सकता है? नहीं ना। मगर इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता खत्म हो गई है। आप ठोस हो चुके हो। आप पर किसी बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। पत्थर दिल इंसान हो गए हो। तो ये यहाँ पे लक्षणा हो गई, अभिधा नहीं रही। लक्षणा, वही मैं कह रहा हूँ कि लक्षणा लक्ष्य करके कहा जाता है। और एक उदाहरण, जैसे कुत्ते हैं, मान लो, छोड़ो कुत्ते छोड़ो, अभी जैसे मान के चलो कह दिया तुम्हारे सामने रखी थी लाठी, ठीक है। तो अब लाठी हमारे सामने रखी है, ठीक है, लाठी रखी हमको दिख रही है, अभिधा हो गई। और एक भागता हुआ आपके घर आया कि अरे चलो चलो वहाँ देखो लाठियाँ चल रही हैं। अब समझोगे कि लाठियाँ चल रही हैं, मन में कल्पना करो कि लाठियाँ कभी चलती हैं? नहीं। तो अभिधा वहाँ पे खत्म होगी, लक्षणा शुरू होगी। लाठी का मतलब ये है कि लड़ाई हो रही है, तो लाठियाँ चल रही, इसका मतलब क्या है? तब अर्थ निकल के आया, ये लक्षणा से अर्थ निकला कि वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, लड़ाई हो रही है। ये लक्षणा शब्द शक्ति है। कई उदाहरण से बना सकते हो। तुम पत्थर दिल इंसान हो, अरे इस बोरे में क्या है, पत्थर भर रहा है क्या? अब बोरे में कोई पत्थर उड़ेगा थोड़ी जलता है, मतलब वजन क्यों है इतना? अभिधा खत्म, लक्षणा शुरू। अब मेरे ख्याल से आपको लक्षणा शब्द शक्ति समझ में आ गई होगी। थोड़ा हम समझ लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। व्यंजना मतलब व्यंग्य। उदाहरण के लिए एक शब्द है बहुत अच्छा, जिसे कहा, हमने कह दिया कि शाम हो गई है, एक लाइन बोली, शाम हो गई है। अब 3-4 लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग खड़े हुए थे। एक मजदूर था वहीं पे, एक पढ़ने वाला बच्चा था, एक माँ थी यानी जो स्त्री खाना वाना बनाने वाली। सब लोगों ने यही एक लाइन सुनी कि शाम हो गई है, पर इसको अलग अलग अर्थ में लिया। जैसे मजदूर क्या सोचेगा, अरे 5 बज गए, मतलब मुझे छुट्टी चाहिए, मैं काम नहीं करूँगा, घर जा रहा हूँ। उसने अर्थ के अपने सेंस में ले लिया उसका, मैं काम नहीं करूँगा, जा रहा हूँ, ठीक। बच्चा यानी आप लोग जो पढ़ रहे हो, 5 बज गए, अरे यार बस 5 बज गए, पढ़ाई बंद, जाएंगे मार्केट, सब्जी वब्जी लाएंगे, बढ़िया डीबीसी बनाएंगे, दाल भात चोखा और खाएंगे। आपने उसका अलग अर्थ लिया। अब वहीं पे जो है माता जी खड़ी थी या कोई और था, जो स्त्री है, जो गृहिणी है, उन्होंने सोचा शाम हो गई, अरे रे रे, सब लोग आने वाले होंगे, मुझे खाना बनाना चाहिए, ठीक है। तो उठी, खाना बनाने चली गई। यानी लाइन हमने एक ही बोली, एक लाइन मात्र बोली कि शाम हो गई, मगर सुनने वाले उसको अपने अलग अलग अर्थ में लिए। इसको कहते हैं व्यंजना। इसको क्या कहते हैं? व्यंजना। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं जो मेरे साथ हुआ। मैं शब्द शक्ति, मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है। एमए में जब पढ़ता था मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बेचियो में, तो हमारे जो प्रोफेसर थे, जब वाइवा होता है आप लोग जानते होंगे, तो इसी शब्द शक्ति पे मेरा वाइवा था। तो जब हम वहाँ गए, तो क्योंकि इस वाइवा की एक खासियत थी कि 2 मिनट से ज़्यादा आपसे वाइवा नहीं होता था। 2 मिनट बहुत थे उस टाइम का मतलब अभी, ठीक है। तो जब हम गए तो मुझसे फिर पूछा कि चलो ठीक है, अगर आप शब्द शक्ति पढ़ के आए तो बताइए कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? और 2 मिनट हो चुके थे। आखिर पहले कुछ और पूछा, उसके बाद में लास्ट में सवाल यही किया कि बताइए कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? हमने कहा सर 2 मिनट हो गए। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? हमने कहा सर इसका मतलब यही कि आपने कहा था 2 मिनट का वाइवा है और हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने ये लाइन बोली, इसका मतलब ये है कि अब मेरा वाइवा खत्म हो गया, मैं जा रहा। यहाँ पे मैंने व्यंजना उनको इस तरीके से समझाया। उनको बुरा नहीं लगा क्योंकि व्यंजना आपने पूछा, मैं व्यंजना का उदाहरण दिया, ठीक है। यानी मैं कह रहा कुछ और उसको आप अपने ही अर्थ में लेंगे। एक लाइन से कई अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं, इसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और उदाहरण के रूप में मुझे लगता है कि आप लोगों को अभिधा और लक्षणा व्यंजना समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी अब आपको जो मैं शब्द शक्ति, देखो ये था समझने लायक बात, मगर यहाँ से सवाल नहीं बनेंगे। अगर आपसे कॉमन से रूप में कोई पूछ ले अभिधा क्या होती है, लक्षणा क्या होती है, व्यंजना क्या होती है, तो आप इस लाइन को समझा सकते हो। मगर पेपर में इस प्रकार से नहीं आता। पेपर में जो आप पढ़ाऊँगा वही आएगा, ठीक है। उसके भेद आएंगे, उसके क्रम आएंगे, ठीक है, ये नहीं आता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कि शब्द, पद और वाक्य, शब्द, पद और वाक्य।
महाभाष्य का कथन है। महाभाष्य जानते हैं? महाभाष्य संस्कृताचार्य कहते हैं कि प्रतीत पद अर्थ को ले जो लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते, अर्थात संसार में पद अर्थ की प्रतीत कराने वाली ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। यानी जो कुछ संसार में हम कुछ देख रहे हैं, जिसको हम प्रतीक के रूप में समझ सकते हैं, वह सब क्या है? शब्द है। मोटे तौर पर शब्द का अर्थ ध्वनि, वाक्य, पद, कथन आदि भी होता है। ठीक है। कवि पुंगव, याद रखना, चिंतामणि का विचार है कि जो सुन परे सो शब्द है, समझ परे सो अर्थ। यानी जो आपने सुना है वो क्या है? शब्द है, और जो समझा है वो क्या है? अर्थ है। यही शब्द और अर्थ है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जो सुन पड़े वह शब्द है, और उससे जो समझ में आवे वही अर्थ है। शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। अच्छा, सार्थक निरर्थक समझते होंगे? नहीं समझते हैं। अब व्याकरण की क्लास आप देखो, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों तो व्याकरण जरूर पढ़ा करो, क्योंकि आपसे कोई भी रचना तो बहुत मुश्किल है, फिर आपसे कोई सेंटेंस लिखवा ले तो कम से कम उसके लिए आपको व्याकरण आना बहुत जरूरी है। अब देखो, सब सार्थक और निरर्थक क्या होता है? देखो, मैंने बोला चाय वाय, चाय वाय चलो पीते हैं, तो चाय सार्थक शब्द है, वाय क्या है? इसका कोई अर्थ है? इसी को कहते हैं निरर्थक शब्द है। ठीक है। परंतु काव्य के भीतर कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है। शब्द या शब्द समूह जब प्रयोग के उपयुक्त होता है या प्रयोग की योग्यता प्राप्त करता है, तब यह पद कहलाता है। अतः पद प्रयोग या सार्थक शब्द या शब्द समूह होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। भाई, पद किसे कहते हैं? जो शब्दों का एक सार्थक समूह, उसे क्या कहते हैं? पद कहेंगे, वाक्य कहते हैं। ठीक है। परंतु प्रयोग में आया सार्थक शब्द ही पद है। वाक्य व पद समूह जो पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करता है, उसी को हम शब्द शक्ति, शब्द की शक्ति असीम है। याद रखना, शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना, अनुभूति पर प्रभाव डालता है। अचार या चटनी, देखो, अचार या चटनी का नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता है, पता है। भूत या सांप शब्द का उच्चारण करते मन में भय का संचार होता है। यह प्रभाव अर्थगत है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है, वही शब्द शक्ति कहलाती है। इनके अनुसार ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र से, याद रखना इस बात को। यह एक प्रकार का शब्द और अर्थ का संबंध है। शब्द का अर्थगत व्यापार है। इस शक्ति का भारतीय काव्यशास्त्र में बड़ा वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। शब्द शक्तियां, याद रखना, 3 प्रकार: अभिधा, लक्षण और व्यंजना। ठीक है। चलो, ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं। अब देखो, अभिधा क्या होती है? अभिधा क्या होती है? अभिधा वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार है जिसमें साक्षात, याद रखना, संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध हो। यानी वही बात में जो समझा गया आपको, जो सामने दिख रहा है आपको, वो अभिधा है। जिसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं, ये गाय है, ये गाय है, बिल्कुल ये गाय है। जो आपने देखा वो गाय है, और गाय का रूप बदला नहीं है। ये अवधि जो क्या है? अभिधा है। जो मुख्य अर्थ है, जो आप समझते हैं, जो पहली नज़र में गाय के, जैसे गाय बोला तो मन में चित्र बन गया गाय का 4 पैर। ठीक है। तो वो अभिधा है। ठीक है। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश करा होता है। मुख्य अर्थ या प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इस अभिधा शक्ति को मुखया या अग्रिमा भी कहते हैं। देखो, ये बात आपको अदर किताबों में नहीं मिलेगी, भगीरथ की बुक में है, वहीं से मैंने उठाया। इसलिए मैंने कहता हूँ कि आपको मेरे नोट्स के अलावा भगीरथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जिस शब्द से मुख्य अर्थ का बोध होता है वह वाचक कहलाता है, और तथा उससे निकलने वाला मुख्य अर्थ वाच्यार्थ होता है। क्या होता है? वाच्यार्थ होता है। अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों की अर्थ व्यक्ति होती है वे 3 प्रकार के माने गए: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब आप लोगों को एक बात और बता दूं यहाँ पे, अभिधा शब्द शक्ति में कि आप लोग जब शब्द पढ़ेंगे, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं। देखो, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके और टुकड़े ना किए जाएं, वो रूढ़ हो गए। जैसे कमल, देखो अंतर समझना, कमल बोला ये रूढ़ शब्द है, पंकज बोला ये योग रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि योग रूढ़ आपको मैं बता देता हूं, आप समास पढ़ोगे जब कभी, बहुव्री, आप चाहे योग रूढ़ सब पूछ ले, चाहे बहुव्री समास पूछ ले, बात एक ही है। योग रूढ़, योग और रूढ़, ठीक है, यानी वो रूढ़ हो, योग भी हो जाए उसका।
पंकज, पंक मतलब कीचड़, जल मतलब जन्म लेने वाला, च मतलब जन्म लेना है, यानी जल से जन्म लेने वाला अर्थात कमल। यहाँ पे योग रूढ़ शब्द हो गया ये। इन्हीं तीनों यौगिक, यौगिक मतलब जो दो शब्दों के टुकड़े, यानी शब्द को हम टुकड़े कर सकते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या धनालय, विद्या का अर्थ ज्ञान, आलय मतलब घर, यानी ज्ञान का घर, ये यौगिक शब्द है। रूढ़ जिसके और टुकड़े ही ना किए जाएं। अब कमल के टुकड़े करोगे, का करोगे अलग करोगे, माँ करोगे अलग करोगे, ला करोगे अलग करोगे, इनका अर्थ कोई निकलेगा नहीं निकलेगा। ये रूढ़ शब्द है। तो यही बात करना कि अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों की अर्थ व्यक्ति होती है वे तीन प्रकार से माने जाते हैं, रूढ़ हो, यौगिक और योग रूढ़। ये अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है। रूढ़, देखो वही बात आपके सामने में लिख दिया कि रूढ़, रूढ़ शब्द वे जिनकी कोई व्युत्पत्ति ना हो सके, वही ना जो तोड़ सके। गढ़ जैसे शब्द क्या है, गढ़, घर, तरु, चंद्र, घोड़ा, पशु। अब इन शब्दों को अगर तोड़ोगे तो क्या इनका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसीलिए रूढ़ हो गए। ठीक है। यौगिक वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति हो सकती है, मतलब ये तोड़े जा सकते हैं, अर्थात जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनते हैं। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं, उनमें अवयव अर्थ सहित समुदाय अर्थ का बोध होता है। जैसे तरुजीवी, तरु और जीवी, पशु तुल्य यानी पशु के समान, पाचक, नरपति, घटक। ठीक है, इन शब्दों को तोड़ा जा सकता है। योग रूढ़ वे शब्द हैं जो यौगिक होते हैं फिर भी उनका अर्थ रूढ़ होता है, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय का अलग अलग अर्थ तो निकलता है, पर उससे शब्द का वास्तविक अर्थ ना निकल कर एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। ठीक है, यानी एक अलग अर्थ निकलता है। पंकज किसे कहते हैं? कमल। पशुपति, पशु के जो पति हैं। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके मौल पे, शंकर जी। पयोद मतलब, पयो मतलब जल, दा मतलब देने वाला, यानी जल देने वाला, मतलब बादल। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, कौन? विष्णु जी। तो यहाँ पे अलग अर्थ इनका निकल रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आप शायद भूल चुके होंगे ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। इन्हीं को हम बहुब्री समास के अंतर्गत भी रख सकते हैं। ठीक है। वाचक शब्द से जो सांकेतिक अर्थ निकलता है वह भी चार प्रकार का माना जाता है। देखो कैसे। एक जात रूप अर्थ होता है। जात रूप अर्थ क्या होता है? देखो, जैसे गाय हो गया, पक्षी हो गई, वृक्ष आदि। एक गुण रूप हो गया। अब यहाँ से आप समझना भैया, अब आपको मैं पढ़ाऊंगा जब आपको संज्ञा, तो संज्ञा आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तीन प्रकार की संज्ञा होती है। उसके अंदर भी द्रव्यवाचक संज्ञा, ये मत सोचना। ठीक है, पर मुख्यतः तीन होती हैं। तो उसमें जातिवाचक संज्ञा की बात करें। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो एक ही समान की बात करें। जैसे मैंने गाय कह दिया, गाय से मतलब है दुनिया के सभी गायें, बस एक गाय, गाय नाम दे दिया उसका, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। लड़के कहने से संपूर्ण लड़कों के बोध हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब इसी गाय का हम नाम रख दें सुंदरिया। ठीक है, गाय का नाम रख दें सुंदरिया। जैसे गोदान में होरी की गाय का सुंदरिया नाम होता है, नाम रख दिया सुंदरिया। अब ये जाति नहीं बचाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि मैंने उसका पर्सनली नाम रख दिया। ठीक, वही बात करें। जात रूप अर्थ क्या होता है? जैसे गाय, पक्षी, वृक्ष आदि। अब इनके कोई नाम थे ना, नाम थोड़ी होते हैं। गुण रूप अर्थ, गुण यानी उसकी विशेषता बताए। जैसे सौरभ, माधुर्य, वो बहुत माधुर्य, बहुत मधुर है। क्रिया रूप, क्रिया मतलब धातु या धैया प्रत्यय आदि। यादृच्छा रूप यानी संज्ञा शब्द, वही बात कर रहे हैं। परंतु मीमांसक केवल जात रूप अर्थ ही मानते हैं इसके बारे में। भट्ट नायक आदि अभिधा को विशेष महत्व देते हैं, याद रखना। भट्ट नायक जो हुए हैं आचार्य, वो अभिधा को बहुत महत्व देते हैं। अब एक आते हैं देव। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो अब समझो, अभिधा उत्तम काव्य है, यानी अभिधा सब शक्ति सबसे उत्तम काव्य है। ये बात कौन कह रहा है? उत्तम कह रहे हैं। लक्षणा मध्य है, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ठीक है, तो याद रखना ये अभिधा सब शक्ति थे। फिर आती है लक्षणा सब शक्ति। लक्षणा हमने बताया आपको, लक्षणा यानी मुख्य अर्थ या जो वाच्य अर्थ में बाधा या व्याख्यात होने पर रूढ़ या प्रयोजन के सहारे उससे संबंधित जहां पर अन्य अर्थ लक्षित होता है वहां पर लक्षणा शक्ति काम करती। यही बात तो मैं आपको समझा चुका हूं आपको, कि जब अभिधा बंद होगी तभी लक्षणा शुरू होगी आपकी।
इस प्रकार लक्षणा से संबंधित 3 बातें समझो। कौन कौन सी? देखो, एक यानी लक्षणा सब शक्ति कहाँ पर होगी? देखो, जब मुख्य जो अर्थ होगा उसमें जब बाधा आएगी तब, यानी दूसरा रूढ़ि या प्रयोजन की जब बात होगी, उससे संबंधित जब अन्य अर्थ निकलेगा तभी जाके वो लक्षणा सब शक्ति निकलेगी। उदाहरण के लिए देखो, मेरा कुत्ता शेर का चाचा है, तो कभी कुत्ता का शेर का चाचा हो सकता है? नहीं। पर इसका मतलब ये है कि शेर के जैसा हो गया है, बलशाली। यहाँ पे मुख्य अर्थ बाधित है, कुत्ता शेर का चाचा कैसे हो सकता है? फिर भी यह प्रयोजन के सारे यह अर्थ निकला कि आवाज में और भयंकरता में शेर से बढ़कर है। यही अभिधा से लक्षणा अलग करती है। इसी उद्देश्य के कारण ही इस वाक्य का अर्थ निकल पाया। देखो, लक्षणा के भेद देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होता है रूढ़ि लक्षणा, एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि को रूढ़िमती या रूढ़िमूला भी कहते हैं, प्रयोजनवती को प्रयोजनमूला, स्वारसिका, फल लक्षणा भी कहते हैं, याद रखना। रूढ़ि लक्षणा किसे कहते हैं? रूढ़ि लक्षणा मुख्य अर्थ को छोड़कर जहां पर रूढ़ि या प्रचलन के कारण अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां रूढ़िमती लक्षणा कहते हैं। अब इसका समझना, रूढ़ि लक्षणा क्या होता है? रूढ़ि, यहाँ पे रूढ़ि का मतलब रूढ़ होना। रूढ़ मतलब क्या होना? मुहावरे आदि का प्रयोग करना, प्रचलन आदि का प्रयोग करना, परंपराएं से जो बात चलती आती होती है उसको कहते हैं रूढ़ि लक्षणा। जैसे कहा मुंह में ताला लगाओ, ये क्या है? मुहावरा है। ये क्या है? परंपरा हो गई। जैसे मुंह में ताला लगा, मुंह में कोई ताला लगा सकता है? कहने का मतलब चुप हो जाओ, आगे ना बोलो, मत डरो। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी रूढ़ि लक्षणा है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रूढ़ि लक्षणा मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप लोग। समझ गए होंगे तो कम से कम कमेंट करके तो बता दिया करो भैया, हम सब देख रहे हैं। प्रयोजनवती लक्षणा, इसके 2 भेद होते हैं, एक गौड़ी होता है, एक शुद्धा लक्षणा। एक गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा होता है, एक शुद्धा लक्षणा होता है। देखो, आपको उदाहरण नहीं पूछेगा, यही पूछ लेगा प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद होते हैं? भैया 2। ठीक है, गौड़ी लक्षणा कहाँ होता है? देखो, जहां पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य, देखो सादृश्य संबंध के आधार पर अर्थात समान रूप गुण धर्म के द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए वहां पर गौड़ी लक्षणा होती है। इस लक्षणा में वेरी इंपॉर्टेंट उपमा, रूपक जैसे सादृश्य मूलक अलंकारों की विशेषता आ जाती है। उदाहरण के लिए कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। अब बात यहाँ पे देखो, ये क्या नाम है गौड़ी लक्षणा में, कि यहाँ पे अलंकार की बात होगी। सुन लो, यहाँ पर मंच को उदयाचल कहा गया और राम को सूर्य कहना। रघुबर, रघुबर मतलब राम, राम को क्या कहा? सूर्य बाल पतंग। सूर्य कहना वाच्यार्थ को बाधित करना है, परंतु रूप और गुण, देखो रूप और गुण के सादृश्य से इस प्रकार से जो है साम्य द्वारा अर्थ से जो है संगठित व्यक्ति है, अतः यहाँ पर गौड़ी लक्षणा है। ये हमारी थी कौन सी? गौड़ी लक्षणा। शुद्ध लक्षणा देखो क्या है? शुद्धा लक्षणा जहां पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य के अतिरिक्त, उसके रूप गुण जात के अतिरिक्त अन्य संबंधों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाए वहां पर शुद्धा लक्षणा होती है। ये अन्य संबंध अनेक होते हैं, देखना ये अन्य संबंध इनके अनेक होते हैं, जैसे सामीप्य हो गया, तात्कर्म्य हो गया, अंगांग हो गया, अधरा जो है आधार अधेय है, कार्यकरण आदि इसके उदाहरण होते हैं। ये आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपसे। ये देखो शुद्धा लक्षणा में समझो, सामीप्य शब्द आ जाए। अब पूछ ले शुद्ध लक्षण के कितने भेद हैं? देखो, सामीप्य यानी समीप, तात्कर्म्य, अंगागे, अधराधर और कार्यकरण, ये शुद्ध लक्षणा के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सामीप्य का संबंध क्या है कि मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, ये समीपता की बात कर रहा है। पानी में घर बनाया तो सर्दी क्यों लगेगी, समीपता की बात कर रहा है। क्या शुद्ध लक्षणा हो गई। तात्कर्म्य संबंध, वह मेरे लिए राजा है, यानी उसका संबंध हो गया, इस घर में नौकर मालिक है। अंगांगी संबंध देखो, राखी सजी पर कलाई नहीं, कह रहे हैं कि राखी तो सजी पर कलाई नहीं सजी, समझ रहे हो?
अलग अलग, ये चरण मेरे लिए कल्याणकारी हैं। फिर एक और, आधार हृदय संबंध, जंगल जंगल में मचान बोलते हैं, मचान कब बोलने लगे भैया, ठीक है। तो ये और क्या है, चलो, सारा घर तमाशा देखने गया है, घर कभी तमाशा देखने जाता है, घर के लोग तमाशा तमाशा देखने जाते हैं। कौशल्या के वचन सुने भरत सहित निवास, व्याकुल बिलखत राजगृह मानव शोक निवास। कार्यकारण संबंध, संपत्ति ही सुख है, संपत्ति ही सुख है, सोच लो, घृत ही बल है, सत्संगत ही मोक्ष है। तो ये इनसे संबंधित बातें थी हमारी शुद्धा लक्षणा के, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजना सब शक्ति, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। एक वीडियो में हमारी सब शक्ति खत्म हो जाएगी। देखो सब शक्ति से सवाल बनते हैं, अच्छे इतना याद रखना, ठीक है। चलो इतने ही रखते हैं क्लास आज की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कहता हूँ, अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए, आपको भगीरथ नहीं पढ़ने की जरूरत है। इतना सोचना कि ये मत सोचना कि नाम में बता देता हूँ तो मैं जाके किताब खरीद लाऊं, पैसे बर्बाद करोगे। मैं फिर कहता हूँ उतने ही रुपये में आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, एक बुक के चक्कर में। और बुक का जितना आप पे पूछने लायक है, जितना वो पूछ सकते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। भरोसा करके एक बार भरोसा मुझ पर करो, सिर्फ जून वाला नहीं निकले, ठीक है। यानी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप वहाँ जाके ना कर पाओ अलग मैटर हुआ, ठीक है। जब पेपर आएगा मैं खुद ही दिखाऊंगा कि कितना मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। मैं 75-80 क्वेश्चनों की इसीलिए गारंटी लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ से पेपर बनना है। हाँ वैसे तो हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत लंबा सिलेबस है, सिलेबस तो लंबा ही है, कहीं से कोई किताब उठा लें तो नहीं कह सकता हूँ, पर नहीं, अभी तक मानक जितना चल रहा था, अभी तक जितना पूछ रहे थे उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये नंबर है 97215658 और 75। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा। उस पर आपको 299, ज़्यादा नहीं, 299 रह के, यही, ऐसा नहीं कि यही PDF आपको मिलेगी, सारी PDF मिलेंगी, वो चाहे कहानी को हो, नाटक हो, निबंध हो, कविता हो, भारतीय काव्यशास्त्र हो, पाश्चात्य हो, ठीक है, दूसरी भाषा विज्ञान है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, साथ में प्रैक्टिस की भी जो है PDF मिलेगी, ठीक है, 3 से 4 हज़ार प्रश्नोत्तरी, ठीक। तो कुल मिला के 299 बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग चाहें तो जो है मैसेज करें, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।